हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं ठीक हूँ। और हम लोग जान रहे हैं कि इस साल सन 2021 में होने वाले बोर्ड के पेपर के क्वेश्चन पेपर आज सभी को बढ़ चुका है 1 जून को। और सभी जो है बच्चे परेशान हैं कि 5 सब्जेक्ट और ओनली 5 दिन जब हम याद किए रहते हैं तब जाके वो क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए कठिन होता है। जब हम बिल्कुल पढ़े ही नहीं हैं तो क्वेश्चन बनाना जो है वो बहुत ही कठिन हो जा रहा है। ऐसे में हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री 12th का रसायन शास्त्र जो है वो क्वेश्चन सी जो है सेट सी जो है आप लोगों के लिए जो है आंसर इसका जो है वो सर्च करके लाई हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, लिख कर लाई हूँ। आप इसको जो है लिखिए और अगर इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है जल्दी जल्दी लिखने में तो आप उसको मेंशन कर लीजिए। और अगर आपको और किसी सेट के आंसर चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताएं और मैं उसका जो है फटाफट आप लोग को सॉल्यूशन निकाल के दे दूंगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेट सी रसायन शास्त्र को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। वैसे तो आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन एक एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, आप जो है इसको देख सकते हैं और आप लोग के पास भी क्वेश्चन पेपर उपस्थित है। ठीक है, और ये आ गया हमारा क्वेश्चन पेपर में लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग जाने वाले हैं आंसर की तरफ। तो प्रत्येक आंसर पे हम लोग जो है वो सटीकता से आंसर देने की जो है वो कोशिश किए हैं और आप लोग जो है उस पर और वर्क करके बहुत अच्छे से आंसर लिखिए और इस बार बहुत अच्छे परसेंट से आप पास होइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा आंसर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो हमारा पहला आंसर है, क्या बोला गया है कि दूध वसा का जल में पायस है जिसमें एल्ब्यूमिन तथा केसीन पाइसी कारक है। जब इसमें खटाई मिलाई जाती है तो पाइसी कारक अलग हो जाते हैं जिसमें उसका स्कंदन हो जाता है और थक्का जो है वो क्या हो जाता है, जम जाता है, या जो है इसको स्कंदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या ध्यान देना है, मतलब हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला पढ़ो कि जब दूध में खटाई डाली जाती है तो वो स्कंदन क्यों हो जाता है। तो देखो मैंने एक बहुत अच्छा समीकरण यहाँ पे दिया है। दूध जब उसमें प्लस करके खटाई डालेंगे तो क्या होता है, दूध में जो पायस पाया जाता है वो अलग हो जाता है पाइसी कारक के रूप में, और जो बचा हुआ भाग है वो खटाई के साथ क्या बना लेता है, स्कंदन कर लेता है। क्यों कर लेता है, कारण क्या है स्टूडेंट्स। तो इसका कारण ये है कि पाइसी कारक जो है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है, ये जो आंसर है वो एक एक नंबर के आंसर हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा आंसर है वो क्या है, निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो मिश्रण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लुकास अभिकर्मक कहते हैं या कहलाता है। इसका मैंने समीकरण दे दिया, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। ये भी एक नंबर के क्वेश्चन है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है, बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है एमिनो तथा अमोनिया का क्षारीय गुण इसके नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी युग्म के कारण होता है। मेथिल एमीन से मेथिल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है जिससे नाइट्रोजन द्वारा इस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदान कर उप सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसी कारण मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। आप लोगों को दोनों जो है फार्मूला दिख रहा है। देखो अमोनिया है यहाँ पे और यहाँ पे CH3NH है। तो जो मेथिल एमीन है उस पर एक लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे अगर पढ़े होंगे तो। ठीक है, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसको लोन पेयर के रूप में हम ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे मेथिल एमीन में लोन पेयर होने के कारण ये जो है अमोनिया से अधिक क्या होता है, क्षारीय होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ज्विटर आयन किसे कहते हैं। तो मैं एक शब्द में अगर बताऊं स्टूडेंट्स, ज्विटर आयन मतलब द्विध्रुव जिसमें 2 ध्रुव हो। 2 ध्रुव दैट मीन्स कि प्लस और माइनस
दोनों उपस्थित हो तो ऐसे आयन को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। अब उसका एक एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल में क्या लिए हैं, COOH और NH2। तो COOH जो है वो अपना हाइड्रोजन को त्यागता है, मतलब एक प्रोटॉन त्यागता है और COO माइनस आयन बनाता है, और NH2 जो है वो एक हाइड्रोजन या एक प्रोटॉन लेकर NH3 प्लस आयन बनाता है। तो यहाँ पे यही माइनस और प्लस आयन दोनों ही यहाँ पे इस विलयन में उपस्थित होते हैं, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, ज्विटर आयन कहा जाता है। और नीचे में आप देख सकते हैं इक्वेशन के रूप में भी मैंने लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ था हमको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना था। आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर मैंने फार्मूला लिख रखे हैं कि नॉर्मलता n इक्वल्स टू, देखो आयतन के लिए अलग फार्मूला है, लीटर में दिया है उसके लिए अलग फार्मूला है, ठीक है। तो ग्राम लीटर में सांद्रता दिया हुआ है 0.63 ग्राम, ऑक्जेलिक अम्ल का आयन दिया हुआ है 2 ऑक्जेलिक अम्ल का आयन, दैट मीन्स क्या होता है हमारा, ऑक्जेलिक अम्ल में टोटल आयन कितने हैं जब निकालते हैं तो उस टाइम मैथमेटिक्स में उस टाइम आप लोग को समझ में आता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। उसके बाद विलयन का आयतन जो है वो कितना दिया हुआ है 250। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 0.05 नॉर्मेलिटी। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है कि क्या अर्ध आयु काल जो है वो प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो बिल्कुल इसको जानने के लिए पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग समीकरण है उसको लिखना पड़ेगा। तो वेग समीकरण क्या है, K0 = x/t। ओके, उसके बाद जब हम इसको आगे समानुपाती होता है कि नहीं उसको कैलकुलेट करने के लिए जब आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल को अर्ध आयुकाल से व्यक्त T½ से व्यक्त करते हैं। यदि यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर हो तो जो T½ समय या अर्ध आयुकाल में सांद्रता x इक्वल्स टू क्या हो जाता है, A/2 रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है समीकरण 1 में इसका मान रखने पर, किसका मान रखने पर, देखो क्या बोला गया है, पहले जो सांद्रता है वो A है, उसके बाद x टाइम के बाद सांद्रता क्या हो गया है, A/2 है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हमारा जो समीकरण है इसको K0 = यहाँ पे x/T½ ये जो है किसका जो है सूत्र है, वेग समीकरण का, जो ऊपर मैंने समीकरण 1 लिख रखा है। अब उस समीकरण 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A/2/T½ ये हो जाएगा। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो T½ इधर आ जाएगा और इधर से k इधर ट्रांसफ़र होगा, तो 1/k मल्टीपल जो है A/2। जब इनको काटेंगे तो ये जो है क्या आ जाएगा, T½ = A, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, T½ या अर्ध आयुकाल अनुक्रमानुपाती होता है किसका, प्रारंभिक सांद्रता का। ए यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, और T½ जो है वो क्या है, अर्ध आयुकाल है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल जो है वो प्रारंभिक सांद्रता के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हैलोजन ग्रुप जो है उसके बारे में दिया हुआ है कि हैलोजन ग्रुप के जो तत्व होते हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं, ठीक है। ऑक्सीकारक का एक सीधा सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले जो हैलोजन ग्रुप ही क्यों होता है, तो हम सभी जानते हैं, पढ़े हैं अगर केमिस्ट्री के बारे में तो इतना तो जानते हैं कि उसके पास हैलोजन ग्रुप के प्रत्येक तत्व के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता अधिक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करने की प्रबल क्षमता रखते हैं, और यही कारण है कि हैलोजन क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। उसका सीक्वेंस भी लिख दी हूँ मैं, फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में ये पाया जाता है। ओके, उसके बाद है मेडियस अभिक्रिया। तो मेडियस अभिक्रिया किसे कहेंगी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एल्किल साइनाइड का अपचयन सोडियम एल्कोहल द्वारा कराए जाने पर प्राथमिक एमीन बनता है, यह अभिक्रिया मेडियस अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10वां, एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, क्यों नहीं है।
एकदम सिंपल शब्दों में लिखा हुआ। एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव इसलिए नहीं है क्योंकि एनिलीन जो है अगर उसका सीधा नाइट्रीकरण करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल में वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। इसलिए एनिलीन का नाइट्रीकरण करने के लिए पहले NH2 समूह को एसिटिलीकरण द्वारा सुरक्षित करते हैं, फिर नाइट्रीकरण करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं NH2 एनिलीन जो है वो C6H5NH2 को हम एनिलीन कहते हैं। एनिलीन की जो है हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, NH2 देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एनिलीन का नाइट्रीकरण करने के लिए पहले NH2 समूह को एसिटिलीकरण द्वारा क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। तो पहले देखो यहाँ पे एसिटिलीकरण किया जाएगा, उसके बाद इसको सुरक्षित किया जाएगा, उसके बाद फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, एनिलीन का सीधा मतलब उसके बाद हम इसका नाइट्रीकरण कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परासरण। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ऑस्मोसिस या परासरण किसे कहते हैं, तो किसी विलयन को उसके विलायक अथवा अपेक्षाकृत कम सांद्रण वाले विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर देने पर विलायक के अणुओं का विलायक अथवा कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में से स्वतः होने वाला प्रवाह जो है वो परासरण कहलाता है। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा छोटा सा डायग्राम बना के रखा है, उसको आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा ये है, परासरण जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में होता है। और अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो विलेय या विलायक के जो कण हैं उनका प्रवाह जो है इस यहाँ से ही होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए ही जाता है। ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। इसको और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं जानकारी के लिए, लेकिन यहाँ इसके लिए ये पर्याप्त है ये जो है। ओके, उसके बाद है समपराश्रयी विलयन। देखो ये 3 नंबर में आया हुआ है। पहले पूछा है कि परासरण किसे कहते हैं, देन सेकंड पूछा गया है समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं, फिर पूछा गया है कि परासरण दाब का जैविक महत्व क्या है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि समपराश्रयी विलयन किसे कहते हैं। तो समपराश्रयी विलयन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो अतः ऐसा विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। समपराश्रयी विलयन में विलेय के मोलर सांद्रण समान होते हैं तथा अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने से परासरण की क्रिया नहीं होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली रहेगा तो भी वो जो है वहाँ पे विलेय और विलायक में कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो किसी भी ओर प्रवाहित नहीं होंगे। ऐसे टाइमिंग जो है जहाँ पे इन्वॉल्व होता है या जहाँ पे दिखाई देता है वो समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, और सिंपल शब्दों में तो यहाँ लिखा ही हुआ है, क्या लिखा है, अतः ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। उसके बाद है परासरण का जैविक महत्व। यहाँ पे 2 पॉइंट में मैंने लिख दिया है कि परासरण, यहाँ पे मैं डायग्राम देख के आपको समझा देती हूँ, थ्योरी आप बाकी देख के लिख सकते हैं। ठीक है, परासरण का जैविक महत्व कहने का मतलब ये है कि परासरण होने से हमारे बॉडीज में पाए जाने वाले जल हैं, लवण है, ब्लड है ना, इन सभी का प्रवाह जो है किस ओर से किस ओर होना है ये डिसाइड करता है। जैसे हमारे ब्लड प्रेशर है वो जो है कैसा होना चाहिए, कब वो कम होता है कब वो ज़्यादा होता है, उसको कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है वो भी परासरण दाब के कारण ही होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला सांद्रता है, दूसरा उत्प्रेरक की उपस्थिति है और तीसरा विकिरण का प्रभाव है। तो सांद्रता के कारण कैसे रासायनिक अभिक्रिया प्रभावित होती है, तो किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ये जो है दैट मीन्स कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है ना। सांद्रता बढ़ाने पर उसका वेग जो है क्या होगा, सांद्रता बढ़ेगा तो उसका वेग भी बढ़ेगा। ओके, उसके बाद है उत्प्रेरक की उपस्थिति। धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में कमी होती है, अतः अभिक्रिया तेजी से क्या होता है, संपन्न होती है। तीसरा है विकिरण का प्रभाव। विशिष्ट विकिरणों के प्रभाव से कुछ अभिक्रिया के वेग भी बढ़ जाते हैं। इस तरीके से ये 3 नंबर में आया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक, उसको 3 पॉइंट में पूछा है, 3 पॉइंट हम बता चुके हैं। ओके, उसके बाद है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, 3 नंबर में आया है, 3 पॉइंट में मैंने इसको लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, इस अधिशोषण में ऊष्मा का मान लगभग 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है किसका,
अधिशोषण में ऊष्मा का जो जितना भाग जो लगता है वो कितना है, 200 से 400 किलो जूल मोल इनवर्स है। यह जो है भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और रासायनिक अधिशोषण जो है क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। भौतिक अधिशोषण कम ताप पर होता है तथा ताप वृद्धि पर घटता है, और ये जो है रासायनिक अधिशोषण जो है वो उच्च ताप पर होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे हैबर विधि में। क्या क्या पॉइंट्स थे कि सिद्धांत लिखना था, समीकरण लिखना था और डायग्राम बनाना था। देखो मुझे तो डायग्राम बनाने नहीं आता है, बट मैंने प्रयास किया है और आप लोग बुक देख के और बहुत अच्छे से डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, हैबर विधि का। तो ओके, सिद्धांत क्या कहता है इसका कि एक आयतन नाइट्रोजन मतलब देखो मैंने समीकरण लिखा है, उसमें आप समझ सकते हैं सिद्धांत को। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है नाइट्रोजन के सामने, मतलब एक है, तो एक आयतन नाइट्रोजन गैस और 3 आयतन हाइड्रोजन। यहाँ पे सामने हाइड्रोजन के सामने क्या लिखा हुआ है, देखो 3। तो एक आयतन नाइट्रोजन गैस और 3 आयतन हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, मतलब इस अभिक्रिया के होने से ऊष्मा का क्या होता है, क्षय होता है। इसमें अमोनिया के बनने से आयतन में कमी होती है, क्योंकि कुल 4 आयतन अभिकारक से 2 आयतन क्रियाफल प्राप्त होते हैं। मतलब देखो 3 आयतन हाइड्रोजन और 1 आयतन क्या हमारा नाइट्रोजन, और बना प्रोडक्ट देखो कितने आयतन में है, 2 आयतन में। मतलब इस अभिक्रिया के होने से आयतन में कमी होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो काफ़ी मात्रा में क्षय हो जाती है, तो जो बनने वाला आयतन है वो कितना आयतन होता है, 4 आयतन से कितने आयतन जो है प्रोडक्ट का निर्माण होता है, 2 आयतन का निर्माण होता है। समीकरण मैंने लिख रखा है, डायग्राम भी मैंने बना दिया है। ठीक है, आप और जो है विधि नहीं लिखना है इसमें, जो 3 पॉइंट दिया हुआ है तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, उसके बाद है क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल व उसकी संरचना बनानी थी। कोई 3 नंबर में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोक्लोरस, दूसरा क्लोरिक अम्ल और तीसरा है परक्लोरिक अम्ल। आप सभी समझ रहे होंगे कि हाइपोक्लोरस अम्ल में यहाँ पे देखो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका फार्मूला भी लिखा गया है HClO। ठीक है, और पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें बॉन्ड पेयर 1 है और लोन पेयर कितने हैं, 3 हैं। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मतलब आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। जितना बॉन्ड बनाता है सेंट्रल एटम उसको उसका बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो बॉन्ड नहीं बनाता है या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, लोन पेयर कहलाता है। तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लोन पेयर, तो यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं हमारे, 3, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 है। ओके, उसके बाद है क्लोरिक अम्ल। क्लोरिक अम्ल में बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 है और लोन पेयर क्या है, 1 है। इसी तरीके से पर क्लोरिक अम्ल में बॉन्ड पेयर जो है 4 हैं और लोन पेयर कितने हैं, 0 हैं। इस प्रकार से 3 हमारे क्लोरीन के जो है ऑक्सी अम्ल और उनकी संरचना हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको 3 जो है कंपाउंड दिए हुए थे। ठीक है, उनका IUPAC नाम लिखना था। तो यहाँ पे देखो CrH2O6 और यहाँ पे बड़े कोष्टक के बाद Cl3 जो बाहर निकला हुआ है उसका जो नेम है IUPAC नेम है वो क्या है, हेक्सा एक्वोक्रोमियम 3rd क्लोराइड। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण जो है वो 3 है, फिर क्लोराइड। उसी प्रकार ये दूसरा हमारा है क्या, सोडियम टेट्राक्लोरोक्यूप्रेट है ना, सेकेंड। उसके बाद जो 3rd है उसका नाम है डाई एमीन प्लेटिनम क्लोराइड, और प्लेटिनम का ऑक्सीकरण क्या है, 2 है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। बाईमालिक्यूल सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी कहते हैं। SN2 रिएक्शन को क्या बोलती हैं, बाईमालिक्यूल सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी कहते हैं। और इसी को ही द्विअणुक नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसके बारे में हम जब थ्योरी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। यह अभिक्रिया केवल एक ही पद में संपन्न होती है, जिसमें पहले संक्रमण संकुल बनता है जो शीघ्र अपघटित होकर एल्कोहल देता है। संक्रमण अवस्था में निर्माण में 2 अणु हैलाइड एवं एल्कोहल भाग लेते हैं तथा अभिक्रिया की दर
दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करती है, अतः यह H नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या बोला गया? संक्रमण अवस्था के निर्माण में दो अणु हैलाइड एवं अल्कोहल भाग लेते हैं तथा इस अभिक्रिया की जो दर है, जो वेग है, वो हैलाइड और अल्कोहल दोनों पे निर्भर करने के कारण इसको H रिएक्शन कहा जाता है। रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बीच में TS लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था के बाद जो है, पहले ये संक्रमण अवस्था बनाता है, उसके बाद प्रोडक्ट अलग होता है और जो आपके रिएक्टेंट हैं वो क्या, जो अटैक किया हुआ जो ग्रुप है ना, और जो लिविंग ग्रुप है, वो दोनों एक पहले जो है क्या बनाते हैं, वो ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, संक्रमण अवस्था बनाते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाता है और हैलाइड जो है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, ये दोनों ऊपर जो है वो फार्मूला लिखा हुआ है और नीचे में उसमें फार्मूले में मान रखा गया है, उसके बाद दोनों को सॉल्व किया गया है। जैसे आर है ऊपर, तो आर की जगह में नीचे में हमारा यहाँ पे क्या लिखा गया है, ऊपर में RX लिखा है, तो नीचे में यहाँ पे क्या लिखा गया है, CH3Cl बोल सकते हैं, इसको मेथिल क्लोराइड लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद जो है वो कैसे करेंगे, वो भी लुकास से। तो यहाँ पे देखो, प्राथमिक एल्कोहल का समीकरण, द्वितीयक का और तृतीयक का लिखी हूँ, तो इसमें लुकास समीकरण से हमको क्या देखने को मिला है, तो तीनों के जो है, जब हमने देखा कि क्या रिएक्शन देता है, तो फर्स्ट वाला कोई रिएक्शन नहीं देता है, सेकंड वाला रिएक्शन देता है और थर्ड वाला भी क्या करता है, रिएक्शन देता है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, समीकरण लिखना था हमको। ठीक है, डाई एथिल ईथर जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया करता है, तब क्रिया करते हैं या उसको गर्म करते हैं। ठीक है, क्या बोली हूँ, डाई एथिल ईथर को HI की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे एथिल आयोडाइड का जो है दो अणु बनते हैं और जल जो है वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो है हमारा सेकंड है विकार्बोक्सिलीकरण। यहाँ पे देखो ये CH3COOH + 4H, यहाँ पे भी अगर हम क्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ओके, उसके बाद है यहाँ पे दो रिएक्शन थे, एक ये हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ओके, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, एसीटल किसे कहेंगे, तो एल्डिहाइड की क्रिया 2 मोल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से कराने पर बने यौगिक को क्या कहते हैं, हम एसीटिल कहते हैं। यहाँ पे उसका इक्वेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है एल्डोल मतलब एल्डिहाइड के कोई भी उत्पन्न प्राप्त करना एल्डोल है। तो यहाँ पे मैंने समीकरण लिख दिए हैं, आपके स्क्रीन में दिए हुए हैं, आप बिल्कुल इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और 100 में 100 मार्क्स जो है वो आप जो है 70 मार्क्स के हैं, तो 70 मार्क्स में अगर आप इसको लिखते हैं तो आपके 2-4 मार्क्स जो है, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो कर सकते हैं, और आप थोड़े से और ध्यान देकर लिखेंगे ताकि मैं जल्दबाजी में कोई मिस्टेक की होंगी तो उसको आप सुधार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ था, हमको एक रिएक्शन दिया हुआ था, उसमें A और B को पहचानना था। तो यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में जो रिएक्शन होता है उसमें क्या बनता है, CH3CH2CN, और हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में जो बनता है वो क्या है, CH3CH2COOH बनता है। ये A है और ये क्या है, हमारा B है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इसी में ही CH3CHO है ना, ये जो है जब इसके साथ क्रिया करता है कौन, CH3MgBr जब क्रिया करता है तो A और B कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट A जो है वो क्या है, हमारा CH3CHOMgBr, और यहाँ पे बीच में मेथिल जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, CH3CH2OH, थोड़ा दिख नहीं रहा है, ध्यान देंगे आप लोग, OH और CH3। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से में, क्वेश्चन नंबर 21 में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22, न्यूक्लिक अम्ल एवं उनके कार्य। तो न्यूक्लिक अम्ल और उनके कार्य क्या हैं, कोशिकाओं में पाए जाने वाले अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, जिसकी क्या होती है, संरचना इकाई न्यूक्लियोटाइड्स होती है। संरचनात्मक इकाई क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। मतलब एक शब्द में हम जाने तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो DNA RNA से रिलेटेड है, जो आनुवंशिक रूप में पाया जाता है बॉडी में। ठीक है, इसको एक साथ हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो उसके, और अगर अंदर में हम घुसते हैं तो प्यूरिन, पिरिडीन,
ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर में जैसे आते जाते हैं, ये सारे क्या हैं, हमारे न्यूक्लिक अम्ल हैं। अब इसके कार्य क्या हैं उसको अगर देखें तो इसके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? पहला देखो, डीएनए एंजाइम निर्माण को नियंत्रित करते हैं। दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल राइबोसोम्स में होने वाले प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। और तीसरा है न्यूक्लिक अम्ल क्रोमैटिन जाल का अधिकांश भाग क्या करते हैं, बनाते हैं। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, विभेद या अंतर लिखना है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका में। तो क्रिस्टल जालक जिसकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है, इसके अणु परमाणु आयन जो है वो नियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं। और इसमें एकक कोष्ठिका में क्या होता है, इसमें जो है इनके जो आकार हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, इनके अणु जो है वो एक स्थान पे जो है नहीं उपस्थित होते हैं और इनकी बार बार पुनरावृत्ति से एकक कोष्ठिका का क्या होता है, इनकी बार बार जब पुनरावृत्ति होती है तब जो है जालक का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें दीर्घ परास पाया जाता है क्रिस्टल में, और एकक कोष्ठिका में कोई परास नहीं या तो फिर लघु परास पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड विभेद है हमारा चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति में। तो चतुष्फल की रिक्ति जो है वो किसे कहेंगे, ये 4 गोलों के बीच बनने वाली रिक्ति चतुष्फल की। अष्टफल की मतलब 6 गोलों के बीच बनने वाली जो है रिक्ति मतलब समझते हैं खाली जगह, उसको क्या कहेंगे, अष्टफल की। यहाँ पे चतुष्फल की में जो रेडियस है आर जो है वो क्या है, 0.225 है, और यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या है, आर इक्वल्स टू 0.414 होता है। उसके बाद है लेंथेनाइड संकुचन, किसे कहते हैं, तो लेंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में कमी होती है, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है। कारण क्या है इसका, लेंथेनाइड में आने वाले नए इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में न जाकर N-2 F उपकोष में प्रवेश करता है, फलतः इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिसे परमाणु अथवा आयन संकुचित हो जाता है। सेकंड जो रीज़न है लेंथेनाइड संकुचन का वो क्या है, एफ कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर परिरक्षण प्रभाव न्यूनतम होता है क्योंकि एफ कक्षकों का आकार परिधि के इलेक्ट्रॉन को परीक्षित करने के लिए अनुकूल नहीं होती, अतः लेंथेनाइडों का आकार में क्या होता है, संकुचन होता है। देखो आकुंचन लिखा है आपके क्वेश्चन पेपर में, आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, संकुचन और आकुंचन एक ही होता है। ठीक है। उसके बाद है लेंथेनाइड संकुचन का परिमाण क्या है, मतलब उससे हमको क्या जो है बेनिफिट्स हैं, तो क्या है, लेंथेनाइडों के गुणों में परिवर्तन देखने को हमको मिलता है। सेकंड मिलता है हमको अन्य तत्वों के गुणों पर प्रभाव, अन्य तत्वों के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम देख सकते हैं किससे, लेंथेनाइड के संकोचन से। ओके, थ्योरी लिखी हुई है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, आप जल्दी से आपको सारे आंसर मिल जाए इसलिए मैं फटाफट कर रही हूँ। ओके, उसके बाद है एसिटिलीकरण, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें हमको ओनली रिएक्शन देना था। ठीक है, तो एसिटिलीकरण के यहाँ रिएक्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं अपने नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी, आप मुझे कॉल करके PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है विकार्बोक्सिलेशन, इसमें इसका जो है क्या दिया हुआ है, समीकरण यहाँ पे भी लिखे हैं। फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया का भी समीकरण यहाँ लिखे हैं। सिम्ट अभिक्रिया का भी यहाँ पे जो है समीकरण लिखे हैं। क्लीमेंस अपचयन अभिक्रिया का भी यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, समीकरण लिखे हैं। 5 नंबर में 5 जो है वो समीकरण, सिर्फ समीकरण दीजिए करके लिखने को आया था, और पाँचों जो है वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, क्लोरॉस का नियम क्या है, और क्लोरॉस के नियम का 2 अनुप्रयोग लिखना था। ठीक है, तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता से मानों का योग जो है, जिससे एक मान जो है धनात्मक तथा दूसरा मान जो है ऋणात्मक ऋणायन पर निर्भर करता है, ये जो है क्या कहलाता है, क्लोरॉस का नियम कहलाता है। या जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्लोरॉस का नियम जो है वो अनंत तनुता पर तुलना, जो अनंत तनुता होती है वहाँ पे धनायन और ऋणायन की जो है, धनायन और ऋणायन पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे मैं सोडियम क्लोराइड की जो है अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करूँगी, किसकी, सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में, तो दोनों के योग को जो है वो क्या कहा जाता है,
अनंत अनुता पर मोलर चालकता कहा जाता है, जो कि क्या है, क्लोरॉस का नियम है। ठीक है, क्लोरॉस के नियम का मतलब यहाँ पे और देखो पोटेशियम क्लोराइड में भी दिया हुआ है। पोटेशियम क्लोराइड में क्या होता है, पोटेशियम का चार्ज कितना होता है, +1, और क्लोरीन का क्या होता है, -1 होगा। ठीक है, मतलब उनके ऊपर चार्ज क्या आता है ये जो है बोल सकते हैं। और मैग्नीशियम क्लोराइड देखेंगे तो मैग्नीशियम पर +1 चार्ज आता है, और अगर क्लोरीन पे देखें तो एक क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज और 2 क्लोरीन पे कितने माइनस चार्ज, 2 माइनस चार्ज। तो अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो उसमें -2 चार्ज आ जाएगा। ओके, इस तरीके से ये क्या हो गया, ऊपर की जो बातें हुई वो क्लोरॉस का नियम हो गया। उसके बाद क्लोरॉस के नियम का अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। तो इस नियम का यूज़ करके हम उपयोग करके इस नियम का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, उदाहरण करके लिखी हुई हूँ मैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद है सेकंड इसीज का उपयोग है क्लोरॉस नियम का, क्या, वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। ठीक है, तो वियोजन की मात्रा अधिक होने पर मोलर चालकता भी क्या होगी, अधिक होती है, और अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान भी क्या होता है, अधिक हो जाता है, क्योंकि इस पर वियोजन पूर्ण होता है। अतः वियोजन की मात्रा अल्फा इक्वल्स टू अनंत अनुता पर मोलर चालकता सी, और यहाँ नीचे बोल सकते हैं अनंत अनुता पर मोलर चालकता जो है वो क्या होता है, अपॉन में इन्फानाइट होता है। जहाँ पे अनंत अनुता पर मोलर चालकता सी जो है क्या है, सांद्रता को व्यक्त करता है, और इन्फानाइट क्या करता है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता को बताता है, और जो सी है वो क्या बताता है, किसी सांद्रता पर विलयन की मोलर चालकता को बताता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लोरॉस के नियम से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं किस चीज़ को ज्ञात करने की ये मेथड है, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है, अल्फा इक्वल्स टू अनंत अनुता पर मोलर चालकता सांद्रता पर बेस्ड अपॉन जो है वो अनंत अनुता पर जो है प्लस, और अनंत अनुता पर माइनस, और ऊपर में जो है वो इन्फानाइट। इस सूत्र से हम जो है क्या ज्ञात कर सकते हैं, वियोजन की मात्रा किसी भी विलयन में कितना है आयनों में, ये ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो हमारे क्या हो गए, क्लोरॉस के नियम के अनुप्रयोग हो गए। थैंक यू स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने ये वीडियो जो है पूरा देखा। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी बेनिफिट के लायक है या आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं कंटिन्यूअस जो है इस सत्र जो है वो नीट के जो है वो क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करूँगी। हमेशा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको बायो से रिलेटेड जिस भी सब्जेक्ट्स के आपको और दूसरे पेपर के अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। Thank you so much, dear students.